सुस्वागतम और सुप्रभात। मैं डॉक्टर आकाश बंग, एडिशनल प्रोफेसर एम्स नागपुर। आज की इस सुबह सुबह में हमारे बाल रोग विभाग की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एम्स नागपुर बाल रोग विभाग में हम हमेशा से ये मानते आए हैं कि सेवा या पेशेंट केयर जितनी इंपॉर्टेंट है, जितनी जरूरी है, शायद उतनी ही या उससे भी ज्यादा सशक्तिकरण या एम्पावरमेंट जिसको हम कहते हैं वो जरूरी होता है। एक चाइनीज कहावत है कि अगर आप किसी को एक मछली देते हैं तो आप उसका एक दिन के लिए पेट भरते हैं। अगर आप किसी को मछली पकड़ना सिखाते हैं तो आप उसका जिंदगी भर के लिए पेट भरते हैं। ये कहावत हमें हमेशा याद आती है। मरीज जब अस्पताल आता है तब तो डॉक्टर उसको देखेगा ही, पर अपने घर में रहते हुए मरीज खुद की किस तरह से बेस्ट तरीके से देखभाल कर सकता है, किन बातों का ख्याल रख सकता है और कौन से लक्षण दिखने पर अस्पताल जाने की आवश्यकता है, इन सारी बातों में मरीज का शिक्षण हो ताकि उनका सशक्तिकरण हो, ये हम सब की कोशिश रही है और यही बाल रोग विभाग का हम सब का ध्येय और उद्देश्य भी है। पिछले साल आपको याद होगा नवंबर में जब हमने दिव्यांग बच्चों के पालकों के लिए कार्यक्रम रखा, तब हमें ये रियलाइज हुआ कि एक बहुत बड़ा पालक वर्ग ऐसा है जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बच्चों का पालक वर्ग है। तब से हमारे दिल और दिमाग में इस तरह का एक सेमिनार आयोजित करने की इच्छा बड़ी प्रकर्षित थी। ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसा एक मंच जहां से एक ही मंच से अलग अलग स्पेशलिटी के डॉक्टर्स इस सशक्तिकरण में अपना योगदान दें। तो आज इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस सारे सेमिनार के कल्पना के पीछे जिनकी प्रेरणा, जिनका आधार रहा है, बाल रोग विभाग की विभाग प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर मीनाक्षी गिरीश, उन्हें मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे इस कार्यक्रम का उद्घाटन करें एवं कार्यक्रम की प्रस्तावना रखें। डॉक्टर मीनाक्षी प्लीज। Thank you so much, Dr. Akash. I am extremely happy that we are doing this webinar today, and I congratulate Dr. Shikha, the pediatric neurologist at AIIMS Nagpur, who has conceptualized this program, and she has been able to get together a team of specialists, cardiologists, pulmonologists, rehabilitation specialists, all under one platform to provide the latest information about how to manage muscular dystrophy for the parents. As Dr. Akash has said, कोई भी बीमारी हो जो लंबी चलती है या which is lifelong disease, the best form of treatment is to empower the parents with the current knowledge. And I hope with this webinar, we are able to achieve that objective. I hope all participants, parents and persons with muscular dystrophy who have joined today will be benefited. And with this, I declare this webinar open and hand over the mic to Dr. Akash. Thank you, मीनाक्षी मैडम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में करीब 10 लाख बच्चे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित हैं, और हम सब जानते हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बच्चों को एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की जरूरत होती है, जिसे हम एक सर्वांगीण उपचार कह सकते हैं। एक सर्वांगीण तरीके से उपचार की जरूरत होती है। पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट की भूमिका शायद इसमें सबसे अहम होती है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एम्स नागपुर के बाल रोग विभाग की पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर शिखा जैन को, जो हमें उद्बोधित करेंगी कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो मसल डिजनरेशन होता है उसे किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर शिखा इन्होंने एमडी और डीएनबी किया है और उसके बाद में उन्होंने पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप की है पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी में देश के बहुविख्यात सीएमसी वेल्लोर संस्था से, और उनका खास एरिया ऑफ इंटरेस्ट पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी में न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स और एपिलेप्सी रहा है। तो ओवर टू डॉक्टर शिखा प्लीज। थैंक यू सो मच आकाश सर। मैं सभी अभिभावकों का, पेरेंट्स का, डीएमडी के जो बच्चे हैं उनका इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ। आपने अपना कीमती समय निकाला और मैं आशा करती हूँ कि इस वेबिनार से आपको कुछ नया जानने को मिलेगा, कुछ प्रेरणा मिलेगी। तो
अधिकतर जो पेरेंट्स मेरे पास आते हैं वो डीएमडी के बारे में जानते हैं, पर वो ये उनके मन में ये रहता है कि क्या इसका कुछ इलाज अवेलेबल है, क्या ये पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। तो मैंने सोचा कि आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी करंट में क्या क्या ट्रीटमेंट डीएमडी के अवेलेबल है, उनके क्या ऑप्शंस हैं, एंड आई होप कि उससे आपको कुछ फायदा हो। तो बेसिकली दो तरीके से डीएमडी का उपचार होता है। एक तरीका तो ये है कि जैसा हम जानते हैं कि डीएमडी एक ऐसी बीमारी है जिसमें मांसपेशियां या मसल्स में डिस्ट्रोफिक प्रोटीन की कमी हो जाती है। इसकी वजह से मसल्स धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगते हैं, कमजोर पड़ने लगते हैं, और बच्चे जो है वो चलने उठने बैठने में असमर्थ हो जाता है और व्हील चेयर पे आ जाता है। तो एक तरीका तो ये है कि हम उस डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को वापस से मसल्स में ला सकें, और दूसरा तरीका जो ट्रीटमेंट का होता है वो ये होता है कि हम जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इस डीएमडी की वजह से, ये मसल्स के उस देश की ड्रग अथॉरिटी होती है उसके लिए उस दवा को अप्रूव करने के लिए, और लास्ट में वो दवाई पेशेंट्स को दी जाती है, और उसके बाद भी फेज 4 ट्रायल होता रहता है जिसमें कि और भी कई सारे साइड इफेक्ट्स या इफेक्ट हमको समझ में आते हैं। तो अभी हम देखें तो मार्केट में बेसिकली 3 दवाइयां जो है डिस्ट्रोफिन को ठीक करने के लिए वो अवेलेबल है, जो कि यूएस में अवेलेबल है। ये जो होती है ये कुछ पर्टिकुलर डीएमडी के म्यूटेशंस के लिए होती है, जैसे कि एक्सॉन 51 जो स्किपिंग ड्रग होती है वो 49 to 50 डिलीशन अगर होता है हमारे बच्चे को डीएमडी में, उसके लिए दी जाती है। इसके अलावा एक्सॉन 53 स्किपिंग ड्रग्स भी अभी 2019 और 20 में एफडीए जो कि अभी लेटेस्ट में अवेलेबल है। तो ऐसे करके हमारे पास अभी 3 ड्रग्स अवेलेबल हैं। तो ये क्या होता है, बेसिकली हमने देखा कि डीएमडी एक जेनेटिक बीमारी है, तो इसमें जो हमारा डीएनए होता है उसमें कुछ डिलीशन हो जाता है जो कि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये जब डिलीट हो जाते हैं तो अगर 14% ऑफ जो डीएमडी के बच्चे रहते हैं उसमें ऐसे डिलीशन पाए जाते हैं जो कि हम एक्सॉन 51 स्किपिंग ड्रग से तो जिसमें हम दे सकते हैं एक्सॉन 51 स्किपिंग ड्रग। तो ये एटिप्लेसेन, ये सब आपने नाम सुने होंगे, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप लोग क्योंकि काफी जागरूक पेरेंट्स हैं, आप बहुत कुछ जानते हैं, तो आपने ये सारे ड्रग्स के नाम सुने होंगे। आप हमेशा सोचते होंगे कि क्या ये हम हमारे बच्चे को दे सकते हैं। तो 14% जो बच्चे रहते हैं जिनमें कुछ स्पेसिफिक टाइप के म्यूटेशंस पाए जाते हैं, उनमें हम एक्सॉन 51 स्किपिंग ड्रग दे सकते हैं। एक्सॉन 53 स्किपिंग ड्रग जो 10% बच्चे होते हैं जिसमें 52 तक के डिलीशंस पाए जाते हैं, उसमें हम ये दे सकते हैं। ये अभी बिल्कुल लेटेस्ट में 2020 में ही एफडीए ने विल्टोलासेन नाम की ड्रग को अप्रूव किया हुआ है अगस्त में, और 2019 में भी एक ड्रग को अप्रूव किया है। तो ये लेटेस्ट ड्रग्स हैं, पर ये हम सारे बच्चों को नहीं दे सकते। कुछ स्पेसिफिक म्यूटेशन जैसे कि मैंने बताया 14% या 10% बच्चों को दे सकते हैं। अब ये क्या होता है, इसका नाम जो है एटिक्लेसेन एक्सोन डिस नाम से आता है 51, जो कि 50,000 का एक वाइल होता है, और ये हम 80 mg पर केजी वीकली डोज से देते हैं। ये सेरेप्टा थेरेप्यूटिक्स की तरफ से एफडीए ने अभी पार्शियल अप्रूवल दिया है, लेकिन फाइनल अप्रूवल नहीं दिया है। सेरेप्टा को अभी अपना इसको कंफर्मेटरी डेटा 2021 तक देना है, जिसमें ये बताना पड़ेगा कि हाँ इम्प्रूवमेंट आ रहा है और साइड इफेक्ट कम है, तभी इसको फाइनल अप्रूवल मिलेगा। अब हमारे पास ये सवाल आता है कि ये तो बहुत ही महंगा ड्रग है, क्या ये हमारे बच्चे को दे सकते हैं? अगर हमारे बच्चा इस म्यूटेशन में आता है तो क्या ये हमारे बच्चे को मिलना चाहिए? इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है? अभी तक मैंने एम्स न्यू दिल्ली में बात किया है, एक बच्चे को ये दवाई मिली है लेटेस्ट में जनवरी 2021 में। इन्होंने जब 2017 में इस दवाई के लिए एप्लीकेशन किया था, पर उनको 2020 में ये मिला है। वो बच्चा अभी 11 साल का है और व्हील चेयर बाउंड है, वो अभी चल फिर नहीं पा रहा है। उसको जनवरी से वीकली डोजेस मिले 6 महीने के लिए, पर अभी तक कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा है। दूसरे टाइप की ड्रग्स होती है जो कि एटाल्यूरैन जैसे, जो कि आपने सुना होगा। ये एक और 10% जो अलग बचे हुए पेशेंट्स हैं, उनमें से 10% डीएमडी के बच्चों के लिए जिनमें नॉनसेंस म्यूटेशन होता है, आपने सुना होगा, उनके लिए दी जाती है। ये ओरली ले सकते हैं, ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स में आती है दवाई। तो इसके लिए काफी सारे ट्रायल्स हुए और उन्होंने देखा कि इस दवाई से इतना फर्क नहीं होता।
केवल जो बच्चे पहले से ही थोड़ा चल पाते हैं, स्पेसिफिकली अगर हम बोले जो 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है, उसमें जो 300 से 400 मीटर चल पाते थे, उनमें ये ड्रग फिर भी ठीक है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो दवाई है, ये या एटिप्लेसेंट भी जो है, ये बीमारी को ठीक नहीं करती, बस इसको थोड़ा सा स्लो कर देती है। मतलब कि अगर आज बच्चे को प्रॉब्लम है चलने उठने बैठने में, तो ऐसा नहीं है कि अब कभी नहीं होगी या वो वापस से बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। बस ये है कि ये बीमारी जो है वो थोड़ा स्लो हो जाएगी, धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगी। एटेल्यूराइन जो है वो एफडीए से अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है। उन्होंने 2 बार अप्लाई किया पर दोनों बार ही नहीं मिला। ये साउथ कोरिया और यूरोप में मिलती है। अभी इसका एक और ट्रायल चल रहा है जो कि लेटेस्ट है और 2023 में कंप्लीट होने वाला है। इसमें ये और इसके साइड इफेक्ट और सेफ्टी प्रोफाइल देखेंगे। अब हम बात करें कॉस्ट की, तो एटिप्लेसेंट लगभग अगर हम एक 30 किलो के बच्चे को देते हैं तो लगभग 5.5 करोड़ पर ईयर इसका खर्चा आता है। और एटेल्यूराइन अगर हम 30 किलो के बच्चे को देते हैं तो ये 1.5 से 2 करोड़ पर साल, हर साल इसका खर्चा आता है। पर हमको सबसे जरूरी बात ये समझनी होगी कि ये दवाइयां बीमारी को बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते, ये सिर्फ बीमारी को स्लो कर सकते। तो हमको इस चीज से दुखी नहीं होना है कि हम इतना खर्चा नहीं कर सकते या हमारे पास इतना साधन नहीं है तो हम अपने बच्चे को ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो दवाइयां हैं ये अभी खुद ही ट्रायल फेज में है, इनका कोई भी प्रूवन इफेक्ट नहीं है और ऐसा नहीं है कि ये सब बच्चों के लिए ठीक है या इससे बच्चा जो चल फिर नहीं पा रहा है वो दौड़ने लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो एक गिल्ट पेरेंट के मन में होता है कि हम ये ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत महंगा है या हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इससे ठीक हो जाएंगे, बस ये अभी ट्रायल में है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे ऐसी दवाइयां आएंगी जो कि पूरी तरीके से बीमारी को ठीक कर पाएंगी। लास्ट में पेरेंट्स पूछते हैं जीन थेरेपी। जीन थेरेपी अभी बहुत इनिशियल फेजेस में है, जिसमें कि हम एक नॉर्मल जो जीन हमारा चला डिफेक्टिव है वो हम एक वायरस के थ्रू बच्चे के शरीर में डालते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि ये जो जीन हम डाल रहे हैं वो जो डिफेक्टिव जीन है उसको रिप्लेस करके एक फंक्शनल जीन बना पाएगा, जिससे कि हमको एक फंक्शनल डिस्ट्रोफिन प्रोटीन मिल पाएगा। जीन थेरेपी जैसा कि आप देख सकते हैं अभी सिर्फ फेज 1 या 2 ट्रायल में है, मतलब कि अभी बहुत पीछे है। अभी इसमें पेशेंट्स तक आने के लिए समय लगेगा, लेकिन ये सब चीजें चल रही हैं और लोग इनके लिए कोशिश कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जीन थेरेपी आ पाए ताकि हम बीमारी को जड़ से ठीक करने की कोशिश कर पाए। स्टेम सेल थेरेपी के लिए भी कई सारे पेरेंट्स के मन में सवाल होते हैं। स्टेम सेल थेरेपी एक्चुअली एक अच्छी थेरेपी है जिसमें थ्योरेटिकली या फिर लैब में हम ऐसा कह सकते हैं कि हम एक सेल को ऐसा पावर दें कि वो शरीर में जाके मसल बन जाए और एक बेहतर मसल बने जिसमें डिस्ट्रोफिन प्रोटीन हो। पर रियल में जब हम उनको अप्लाई करते हैं तब हर उसमें ऐसा नहीं हो पाता है। कई सारे पेरेंट्स स्टेम सेल थेरेपी के नाम पे कई सारे पैसे खर्च करते हैं और यहाँ वहाँ परेशान होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी स्टैंडर्ड थेरेपी नहीं है, इसके लिए आप ना परेशान हों और अपने पैसे ना बर्बाद करें, क्योंकि अभी ये स्टैंडर्ड थेरेपी नहीं है डीएमडी के ट्रीटमेंट के लिए। पर हाँ, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है फ्यूचर में, अभी ऐसा काम भी चल रहा है, ऐसे स्टेम सेल्स आए जिनको कि हम एक्चुअल में ट्रांसप्लांट करें और वो जाके मसल को रिप्लेस कर पाए। तो अब हमारे पास क्या है? हमारे पास ये है कि अभी जो बीमारी है हम उसको जितना भी हो सके कंट्रोल कर पाए, है ना। तो उसके लिए क्या है, अगर आप देखेंगे कि अभी तक जितने भी ड्रग्स अवेलेबल हैं उसमें से सिर्फ स्टेरॉइड ऐसी ड्रग है जो कि पेशेंट्स तक जा पा रही है और जो कि मसल में होने वाले इन्फ्लेमेशन को कम कर पा रही है। अगर मैं आपको बोलूं कि कौन सी ड्रग अवेलेबल है तो वो मैं कहूंगी स्टेरॉइड। स्टेरॉइड मतलब प्रेडनिसोलोन, जो कि बेहद सस्ती दवाई है, 1-2 रुपए में आ जाती है। लेकिन मैंने देखा है कि पेरेंट्स वो नहीं देते अपने बच्चों को, क्योंकि जबकि वो इजीली अवेलेबल है और उसका प्रूवन इफेक्ट है जो कि कई सारे बच्चों में सालों से यूज किया जा चुका है डीएमडी के बच्चों में। और इसका प्रूवन इफेक्ट है कि अगर 5 साल से पहले अगर हम देंगे तो इसमें जो बच्चे का फंक्शनल डिक्लाइन होता है वो काफी कम हो जाता है 5 साल की उम्र से पहले हम स्टार्ट करेंगे। पर फिर भी जो ड्रग हमारे पास अवेलेबल है हम उस पर ध्यान ना देके जो ड्रग्स अवेलेबल नहीं है, जिनके इफेक्ट भी प्रूवन नहीं है, हम उनकी तरफ भागते हैं। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज ये इस दवाई पे भी ध्यान दीजिए। अगर आपको कोई भी
के बारे में शंका है, आपको ऐसा लगता है इसके साइड इफेक्ट होते हैं, जी हाँ बिल्कुल इसके साइड इफेक्ट होते हैं, हर दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन हम उनके डोज को एडजस्ट करके उसमें हम देख सकते हैं और हम साइड इफेक्ट को भी मॉनिटर कर सकते हैं। अगर कोई साइड इफेक्ट आता है तो हम डोज को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसी ड्रग है जो कि सालों से डीएमडी के बच्चों को दी जा रही है और कई सारे स्टडीज में ये प्रूव हो चुका है कि ये बहुत बेनिफिशियल है। और अगर हम बिल्कुल माने तो यही एक मेडिसिन है जो कि प्रूवन है। तो प्लीज आप इसको नजरअंदाज ना करें। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज आए, आप हमसे बात करें कि हम इसको दें कि नहीं दें, किस डोज में दें, आपको क्या साइड इफेक्ट हो रहे हैं, क्यों देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए, आप प्लीज आके हमसे पूछें। लास्टली मैं कहना चाहूंगी जो बच्चे नॉन एम्बुलेटरी हैं, जो चल फिर नहीं पा रहे हैं, उनके लिए भी स्टेरॉइड्स बेनिफिशियल है। ये सिर्फ ना सिर्फ मसल्स के लिए बेनिफिशियल है बल्कि ये पल्मोनरी फंक्शन मतलब कि अपनी सांस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये बच्चों के कार्डियक फंक्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये जो स्कोलियोसिस हो जाता है बच्चों को, उसमें भी ये हेल्प करता है क्योंकि ये स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। अब अगर कोई बच्चा चल नहीं पा रहा है तो ये हार्ट की स्ट्रेंथ को प्रिजर्व रखता है। तो अगर कोई बिल्कुल ही व्हील चेयर बाउंड है तो ये हार्ट और रेस्पिरेटरी या सांस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टेरॉइड बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप प्लीज आए अगर आपको कुछ भी डाउट है और अपने बच्चे को दें। और वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए जो डीएमडी के होते हैं, उनको प्रॉपर्ली वैक्सीनेट करना चाहिए ताकि उनको जो सांस की बीमारियां हैं जो हम रोक सकते हैं एटलीस्ट उतना हम रोक सकें। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर शिखा। बहुत ही सरल और जिसको कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं कि एक ही कैप्सूल में आपने बहुत अच्छे तरह से समझाया कि क्या क्या अलग थेरेपीज अवेलेबल है, क्या अवेलेबल नहीं है, और जो नहीं है उसके लिए क्यों हमें गिल्ट रखने की जरूरत नहीं है, और किस तरह से जो ड्रग अवेलेबल है स्टेरॉइड उसका हमने पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। तो कहते हैं ना कि इफेक्ट है इसलिए साइड इफेक्ट है, तो साइड इफेक्ट से हम डर ना जाए, उसकी इफेक्ट की तरफ हम ध्यान दें। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर शिखा। हम सभी जानते हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में अलग अलग प्रकार के मसल्स का डिजनरेशन होता है, और दिल का मामला तो साहब हमेशा से नाजुक रहा है। 2 महीने की, आप सोच सकते हैं कि 2 महीने की गर्भावस्था से जो दिल धड़कना शुरू होता है तो दिन रात जीवन भर ये दिल के मसल्स अपना काम बखूबी निभाते हैं। पर जब दिल के मसल्स कमजोर होने लगे तो उनका ख्याल रखना भी बहुत जरूरी होता है। इस विषय पर उद्बोधित करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा एम्स नागपुर के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सागर माकुरे। Dr. Sagar, please start sharing your screen. Okay. Thank you, Akash sir. So Dr. Sagar has done his MBBS from KEM Hospital, and he has done his MD in Medicine from AIIMS New Delhi and DM in Cardiology from PGI Chandigarh. And right now he's working as Assistant Professor in Department of Cardiology at AIIMS Nagpur. And his area of interest, as you can see, are from cardiomyopathies and coronary and other interventions. So I think he is the best person to speak on muscular dystrophy related cardiomyopathy and degeneration. Over to Dr. Sagar, please. Okay. Thank you, Dr. Akash sir. And सबको नमस्ते। जैसे कि डॉक्टर शिखा ने अभी काफी आपको बेसिक इंफॉर्मेशन तो दे दिया, एंड आई एम श्योर आप लोग भी काफी पढ़ते होंगे, वीडियोस भी आप काफी देखते होंगे। तो इसमें मैं कुछ एडिशन करना चाहूंगा जो भी आपको ऑलरेडी पता है, उसमें कुछ चीजें आई वुड लाइक टू ऐड। एंड इस वेबिनार का ये भी एक उद्देश्य है कि आप लोगों को थोड़ा एनकरेज किया जाए, जो भी आपने पढ़ा है, सीखा है, सुना है, उसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई करें, एंड साथ ही एक सपोर्ट ग्रुप बनाए सो दैट आपको पता हो कि आपकी तरह कई और पेरेंट्स भी है जो अपने बच्चों की अच्छी केयर कर रहे हैं, सो दैट विल एनकरेज यू। जैसा हमें पता है ये एक मसल की बीमारी है, स्नायु की बीमारी है। इसमें एक्सटर्नल मसल्स का तो सबको पता होता है कि मसल्स कमजोर होते जाते हैं, बट इसमें एक चीज जो होती है, जैसा हार्ट होता है हमारा, हार्ट दिल का और जो बाहर के मसल, उन दोनों का स्ट्रक्चर काफी हद तक सेम होता है। इसलिए जैसे बाहर वाले मसल कमजोर होते जाते हैं वैसे ही अंदर दिल का मसल कमजोर होते जाता है। एंड बाहर वाला तो काफी एविडेंट होता है, हमें दिखता है, बट अंदर जो दिल का जो मसल वीकनिंग होता है वो हमें नहीं दिखता है। और इसमें एक अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि लेट स्टेजेस तक पता नहीं चलता, एंड जब प्रॉब्लम लेट हो जाता है, सीवियर हो जाता है, उस टाइम पे हम ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये एक प्रोग्रेसिव कार्डियोमायोपैथी है, जिसे हम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, जो माइल्ड टू सीवियर होता है। और हमारा ये इसमें कोशिश होता है कि माइल्ड स्टेज में ही हम लोग इंटरवेन करें, और इवन माइल्ड से भी पहले इंटरवेन करें।
आज हम आजकल की तारीख में अगर हम देखा जाए तो बाकी जैसा मसल वीकनेस के लिए हमारे पास काफी स्प्लिंट्स है या रेस्पिरेटरी केयर के लिए डिवाइसेस है, तो इन सब के चलते चलते जो लीडिंग कॉज है जिससे बच्चे दम तोड़ते हैं, जिससे जाने जाती है, वो हार्ट ही है। सो हार्ट फेलियर और हार्ट अरिथमिया होके कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, तो वो एक लीडिंग कॉज है। तो ये जो एक टॉपिक है, ये काफी नेग्लेक्टेड टॉपिक है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, एंड जो कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मन में ख्याल है कि ये क्या हमारे बच्चों को हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, तो ये जो आंकड़े हैं ये आपको बताएंगे। अगर आपका बच्चा 18 साल से बड़ा है तो तकरीबन ये पाया गया है कि सभी बच्चों में अराउंड 100% बच्चों में हार्ट इन्वॉल्व होता है। अगर 14 से 18 के बीच में अगर कोई बच्चा है तो तकरीबन 50% के बच्चों में ये इन्वॉल्व हो जाता है, और लेस देन 14 ईयर्स का है तो 1/3 पेशेंट में इन्वॉल्व हो जाता है। काफी हमें जरूरी हो जाता है कि हम दिल के लिए इस चीज के ऊपर फोकस करें। तो इसमें सबसे जरूरी चीज क्या होती है, हमारा गोल क्या होता है? हमारा इसमें उद्देश्य यही होता है कि अर्ली स्टेजेस में इसे पकड़े, बिकॉज जब लेट हो जाता है, दिल का फंक्शन कम हो जाता है, उस टाइम पे हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं रहते हैं। बट अगर हम अर्ली स्टेजेस में अगर इसको पकड़े, इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दे, तो कार्डियक आउटकम जो जिसे हम कहते हैं कि मोर्टेलिटी हो, जान जाना है, इसको हम कम कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंटली क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर हम थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। हमें पता है वैसे ही बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी पुअर होती है, बिकॉज वो मूवमेंट्स नहीं कर सकते, और उसमें अगर आप सोचिए हार्ट भी अगर इन्वॉल्व हो जाए तो ये और भी ज्यादा वर्सन हो जाता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ा बहुत हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इसका हमारा और भी उद्देश्य होता है कि जो ऑनसेट है, जिस टाइम पीरियड में दिल का प्रॉब्लम शुरू हो, उससे थोड़ा सा डिले किया जाए, और हार्ट फेलियर है उसे थोड़ा डिले किया जाए। अगर 25 साल की उम्र में अगर हार्ट फेल होना है, तो अगर हम 15 साल की उम्र में होना है, तो अगर वो 25 में हो तो हमें वो हमारे लिए विन विन सिचुएशन होगी। बट अगेन जैसा मैंने कहा, ये इशू के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। इसका रीजन ऐसा है कि इसके सिम्टम्स काफी लेट स्टेजेस में आते हैं। अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो ये यहाँ पे मैंने पिक्चर में दिखाया है, जैसे ये नॉर्मल हार्ट है और ये जो सेकंड है वो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, मतलब जो इन बच्चों में जो हार्ट होता है उसके वॉल्स थिन होते जाते हैं, प्लस साथ ही में साइज भी बढ़ता है। तो इसमें एक अनफॉर्चुनेट चीज ये होती है कि अर्ली स्टेजेस में हम पकड़ नहीं सकते। क्यों पकड़ नहीं सकते? बिकॉज हमें पता है कि एक बच्चे वैसे व्हील चेयर बाउंड या बेड बाउंड होते हैं, ऐसे में कोई एक्टिविटीज ज्यादा करते नहीं है। तो दैट्स वाई अगर नॉर्मल कोई बच्चा है तो खेलता है, कूदता है, दौड़ता है, तो उसे अर्ली स्टेजेस में हमें पता चल सकता है कि हाँ, हार्ट का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बट इन बच्चों में ये ऐसा होता नहीं है, और ये जब दिल का फंक्शन काफी कमजोर हो जाता है, 20% 25%, उसी टाइम पे हमें पता चलता है। तो इसके अगर कुछ हम लक्षणों की बात करें तो कुछ लक्षण ऐसे है कि सांस फूलना, ब्रेथलेसनेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण होता है। हो सकता है सांस बाकी प्रॉब्लम से भी फूले, पर अगर अगर आपने बच्चे में ऐसा नोटिस किया कि सडनली वर्सनिंग हो गया है, सडनली सांस लेने में दिक्कत ज्यादा हो रही है, तो हमें ये सस्पेक्ट करना पड़ता है। सांस लेने के साथ साथ बच्चों को खांसी भी आती है, और उसमें पिंकिश स्पुटम भी आता है, बलगम आता है, जो पिंकिश होता है और बबली होता है, उसे हम पिंक फ्रॉथी स्पुटम कहते हैं। दूसरे सिम्टम्स जो हो सकते हैं वो होते हैं शरीर पे सूजन आना, जैसे कि फेस पे सूजन आ गया है, नेक में उनके वेन्स काफी प्रोमिनेंट हो जाते हैं, कई बार एब्डोमेन में स्वेलिंग आ जाती है, पैरों पे स्वेलिंग आ जाती है, एब्डोमेन में पेन भी होता है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दिल जो कमजोर हो जाता है वो बीच बीच में रुक जाता है, जैसा जब भी कोई सडन कार्डियक अरेस्ट होता है या दिल रुक जाता है, उसके पहले हमें कुछ वार्निंग साइंस मिलते हैं। वार्निंग साइंस ऐसे होते हैं कि हार्ट जो है टेम्परेरी स्टॉप होता है, उसके चलते हमें डिजीनेस या फिर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने मिल सकता है। तो ऐसे अगर कोई लक्षण आते हैं तो उसे बिल्कुल नेग्लेक्ट ना करें। इसे मामूली समझ के कई बार नेग्लेक्ट कर देते हैं पेरेंट, बट ये सब चीजें नेग्लेक्ट इसे नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर उसको पूरा रिस्पेक्ट देना चाहिए। कुछ बाकी सिम्टम्स जो है, पैल्पिटेशन, अगर बच्चा बड़ा है तो वो आपको बता सकता है कि हाँ, मुझे धड़कन अपनी महसूस हो रही है, या तो फिर आप छोटे बच्चों में खुद भी आप देख सकते हैं कि चेस्ट जो है विगरसली, या चेस्ट में आपको कुछ मूवमेंट्स महसूस हो सकते हैं, नेक में आपको मूवमेंट महसूस हो सकते हैं, एपिगैस्ट्रिक रीजन, पेट का हमारा ऊपरी भाग होता है, उसमें भी हम कई बार ये पल्सेशन देख सकते हैं। फटीग एक सिम्टम्स है, वैसे ही बच्चों में वीकनेस होती है, बट कई बार ऐसा होता है कि जो ट्रेंड होता है वो सडनली डाउनहिल ट्रेंड हो जाता है, सडनली वर्सन हो जाता है बच्चा, फटीग सडनली बढ़ जाता है, तो हो सकता है ये हार्ट फेलियर के लक्षण हैं। जैसे कि ये और कुछ लक्षण जो है, जिसमें एब्डोमिनल पेन हो गया, उल्टी आना, स्लीप में डिस्टरबेंस होना, ये कुछ सिम्टम्स भी आ सकते हैं। तो इसमें एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि ये हर बार ऐसा नहीं होता है कि बाहर को
बच्चों को अगर बाहरी वीकनेस है तो अंदर दिल भी वीक हो, या उसके उल्टा भी हमेशा ट्रू नहीं होता है। कई बार बाहर जो एक्सटर्नल वीकनेस नहीं होती है पर हार्ट इन्वॉल्व हो जाता है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि अगर बच्चे को कोई सिम्टम भी नहीं है फिर भी बच्चे को कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्रीन किया जाए। तो इसमें यही एक अनफॉर्चुनेट चीज है कि हमें लेट स्टेजेस तक पता नहीं चलता है और उसके बाद फिर ज्यादा हमारे पास ऑप्शंस रहते नहीं है। इसलिए हमारा कोशिश यही होता है कि अर्ली स्टेजेस में इसे पकड़े। इसके लेट स्टेजेस में फिर हार्ट फेल होके या फिर धड़कन में गड़बड़ी होके दिल रुक जाता है, दैट इज द एंड ऑफ लाइफ। तो इसको हम प्रिवेंट कैसा करें? प्रिवेंशन में हार्ट फेलियर प्रिवेंट करना है हमें, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अर्ली डायग्नोसिस। तो उसके लिए हम जो बच्चे हैं जिनको कोई सिम्टम्स भी नहीं है उनको भी हम स्क्रीन करते हैं। जो कॉमनली सबसे कॉमनली यूज इन्वेस्टिगेशन है वो इकोकार्डियोग्राफी है। आप अपने बच्चों को अगर कार्डियक इवैल्यूएशन नहीं हुआ है तो यहाँ लाके आप इको वगैरह करा सकते हैं। एमआरआई का फैसिलिटी भी हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, तो इको वी आर डूइंग इको नाउ। तो इसमें जो नॉन इन्वेजिव इमेजिंग है, जिसमें मैंने बताया आपको इको और एमआरआई दो इन्वेस्टिगेशन होते हैं जो हमें बच्चों में करने पड़ते हैं, और ये रेगुलरली हर साल इसको रिपीट करना होता है हमें। बच्चे में कोई सिम्टम्स नहीं है फिर भी हमें ये सब इन्वेस्टिगेशन करने पड़ते हैं। अगर बच्चा छोटा है तो हम इको करते हैं, या फिर 6 या 7 साल से बड़ा है तो कई बार हम एमआरआई भी उसको एडवाइस करते हैं, बिकॉज ऐसे बच्चों में कई बार होता है कि इको से इमेज क्लियर नहीं होती, बिकॉज उनके पोस्चरल एब्नॉर्मलिटीज भी आ जाते हैं बच्चों में, तो उसके चलते हुए। अगर इसके प्रिवेंशन का और एक तरीका माने तो अगर आपके फैमिली में ऑलरेडी कोई इन्फेक्टेड है तो उसको हम जब बच्चा मदर के पेट में है उस टाइम पे हम या तो फ्लूइड लेके या फिर थोड़ा सा टिश्यू लेके टेस्टिंग कर सकते हैं। तो वो तरीके भी है जो आप यूज कर सकते हैं, इसे हम हेमनियोसेंटेसिस या कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग कहते हैं। उसके बाद कमिंग टू ट्रीटमेंट, हम ट्रीटमेंट क्या करें? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस जो अभी रिसेंटली गाइडलाइंस में आए, पहले ऐसा कहा जाता था कि अगर बच्चा अगर 10 साल से नीचे है तो हर 2 साल में एक बार कार्डियक इन्वेस्टिगेशन सारे कर लेने चाहिए। बट अभी ये मानना जो है काफी बदल गया है, बिकॉज ऐसा देखा गया है कि हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है तो 10 साल से पहले भी होता है, और अर्ली अगर हम ट्रीटमेंट शुरू कर दे तो प्रोग्नोसिस जो है आउटकम अच्छे रहते हैं। तो इसलिए जैसे ही बच्चे का डायग्नोसिस हो उस टाइम पे सारा एक बार आपको कार्डियक इवैल्यूएशन कराना जरूरी होता है, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट से आप एग्जामिनेशन कराते हैं, ईसीजी और इको या एमआरआई कराते हैं। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि रेगुलरली कार्डियक इवैल्यूएशन कराना, रेगुलरली कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन कराना बहुत जरूरी है। अगर बच्चों को डिजीज नहीं है फिर भी हमें टेस्ट कराना है, और ऑलरेडी अगर हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो गया तो फिर कार्डियोलॉजिस्ट जैसे आपको एडवाइस करेंगे उस फ्रीक्वेंसी से इन्वेस्टिगेशन कराने होंगे। एक और पॉइंट मैं बताना चाहूंगा फीमेल कैरियर्स के बारे में। फीमेल्स कैरियर जैसा हमें पता है ये एक्स लिंक्ड डिजीज होती है, तो ये लड़कों में ज्यादा होती है, लड़कियों में कम होती है। तो जो कि लड़कियों में सिम्टम्स ज्यादा आते नहीं है, तो ऐसे केसेस में ये लड़कियों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर आपको लग रहा है कि आपके फैमिली में किसी लड़की को है या फिर और कोई रिश्तेदारों को डिजीज है, तो ऐसे में लड़कियों को स्क्रीन कराना बहुत जरूरी है। बिकॉज आप समझ सकते हैं कि लड़की अदरवाइज हेल्दी है, बाहर का मसल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पर आप सोचिए अगर हार्ट ही प्रॉब्लम करना शुरू करे तो कैसा हो, है ना? तो इसलिए फिर जो फीमेल कैरियर्स है उनको भी स्क्रीन कराना बड़ा जरूरी होता है। अगर जब भी आपको पता चले उस टाइम पे तो एक बार इन्वेस्टिगेशन कराना ही है, और उसके बाद हर 3 से 5 साल में एक बार कार्डियक एमआरआई या इको आपको कराना जरूरी है। फीमेल्स के लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है, बिकॉज अदरवाइज वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं अगर हार्ट में कोई इशू ना हो तो। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसा मैडम ने हमें ऑलरेडी बताया है, स्टेरॉइड्स और बाकी जो मेडिकेशन अभी है वो तो हमें देने ही देने हैं। उसके अलावा हम क्या ट्रीटमेंट करें? अगर हमें पता है कि बच्चे में हार्ट का प्रॉब्लम शुरू हो तो उसके लिए हम हार्ट के मेडिसिन तो डेफिनेटली शुरू कर देते हैं। पर अगर ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे हार्ट नॉर्मल है फिर भी हम 10 साल की उम्र में एक जो दवाई होती है जिसे हम एस इनहिबिटर या एआर भी कहते हैं वो शुरू कर देते हैं। ये इसलिए बिकॉज हमें पता है कि इवेंचुअली हार्ट तो इन्वॉल्व होना ही होना है, और जितने जल्दी जितने अर्ली हम लोग मेडिकेशन शुरू कर दें उतना प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। तो ऐसे बच्चे जिनमें हार्ट ऑलरेडी अफेक्ट हो चुका है, जिनका हार्ट का फंक्शन पंपिंग कम हो गया, उनमें क्या क्या चीजें हमने करनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये होता है कि आपको मेडिकेशन रेगुलरली देना। तो मेडिकेशंस का जिन बच्चों का दिल कमजोर होता है उनमें प्रॉब्लम्स ये आते हैं कि उनका जो ब्लड प्रेशर या पल्स रेट है वो लोअर साइड रहता है। इसका रीजन होता है कि दिल का भी पंपिंग का इशू होता है। सेकेंडली मेडिकेशन जो होते हैं उनके भी कई बार साइड इफेक्ट्स होते हैं, या तो साइड इफेक्ट मानिए या इफेक्ट बोलिए,
जिससे कि ब्लड प्रेशर और पल्स रेट लोअर साइड ही रहता है। तो ऐसे में हमें बच्चों का ब्लड प्रेशर एंड पल्स रेट रेगुलरली मॉनिटर करना जरूरी होता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप एक बार इलेक्ट्रॉनिक बीपी एपरेटस आपके घर पे रखें और ब्लड प्रेशर और पल्स रेट मॉनिटर करें। कई बार ऐसा होता है कि अगर बीपी थोड़ा सा लोअर साइड है या पल्स रेट लोअर साइड है तो आपको डोजेस कई बार विथहोल्ड करने पड़ते हैं। तो वो हम अकॉर्डिंगली आपको ओपीडी में एडवाइस कर देते हैं कि किस बिलो व्हाट लेवल आपने डोज विथहोल्ड करना है। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। सेकेंडली आपको वेट मॉनिटरिंग करना होता है बच्चों का, अल्टरनेट डेली वेट और ट्वाइस इन अ वीक वेट मॉनिटरिंग करना जरूरी होता है। इसका इंपॉर्टेंस ये होता है कि जो हार्ट वाले मरीज होते हैं उनमें अगर आपने ऐसा कभी नोटिस किया है कि हफ्ते भर में विद इन अ वीक पीरियड 1 या 2 किलो वजन बढ़ गया, तो वो एक इंडिकेशन होता है कि बच्चा हार्ट फेलियर में जा सकता है। सो अगर आपने कभी ऐसा वेट मॉनिटरिंग पे नोटिस किया है कि वजन बढ़ गया, तो ऐसे में फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी होता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी होता है कि ऐसे जो बच्चे और इवन एडल्ट जिनका दिल कमजोर है, उनमें पानी और नमक हम ज्यादा क्वांटिटी में दे नहीं सकते। ऐसे कई कई सारे मिथ्स होते हैं या लोगों में ऐसी धारणाएं होती है कि ज्यादा पानी पिलाओ सारी अशुद्धियां निकल जाएगी। तो ये हार्ट के पेशेंट्स में ये ट्रू नहीं होता है, बिकॉज जैसे हम ज्यादा पानी पीते हैं तो उससे हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट फेलियर हो सकता है। तो ये एक सिनेरियो होता है, ये पिक्चर होता है जहाँ पे आपको पानी से थोड़ा सा बच के रहना पड़ता है। एग्जैक्टली बच्चों को कितना पानी और कितना फ्लूइड देना है ये हम आपको अकॉर्डिंग टू हार्ट फंक्शन बताते हैं। तो वो आपको ओपीडी में वी कैन लेट यू नो। उसके बाद जो नए हमारे कुछ थेरेपीज आए हैं, नए हार्ट फेलियर के मेडिकेशन भी है, जिसमें सैक्यूबिट्रिल, वैल्सर्टान एक्सेट्रा है, जो हम लोग जैसे पेशेंट में हार्ट का प्रॉब्लम होता है तो वो शुरू कर देते हैं। उसमें मेडिकेशन तो हम सभी पेशेंट में शुरू कर देते हैं, बट कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स के लिए जो नए ट्रीटमेंट थेरेपीज अभी सामने आई है उसमें एक है वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस। तो ये जो डिवाइस होता है ये बेसिकली इट्स आर्टिफिशियल पंप होता है जो ऑपरेशन करके चेस्ट में लगा दिया जाता है। बट ये जो बाकी जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ये जो वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस हो गया या फिर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हो गया या डिफिब्रिलेटर्स हो गए। डिफिब्रिलेटर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है जो हम इनसाइड ही लगाते हैं हार्ट में, वो शॉक देके दिल को शुरू करा देता है। दिल का जो पंपिंग जो बंद हो गया होता है, धड़कन में गड़बड़ी होती है, उसे शुरू कर दिया जाता है। तो ये हम काफी केयरफुली बच्चों को असेस करते हैं, उसके बाद ही ये सब चीजें एडवाइस करते हैं। बिकॉज वी डोंट वांट कि अगर बाकी सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, बाकी सिस्टम अगर साथ नहीं दे रहे बच्चे के, तो हार्ट के ऊपर फिर इतना ऑपरेशन करना ये सब हम एडवाइस नहीं करते। तो मेडिकेशन हम सभी बच्चों में शुरू कर देते हैं और कुछ सिलेक्टेड बच्चों में अगर प्रोग्नोसिस अच्छा लग रहा है तो वी स्टार्ट ऑल दिस थिंग। तो ये सब चीजें जरूरी है हमारे लिए कि हम हार्ट के ऊपर फोकस करें, हार्ट के मेडिकेशन शुरू करें और बच्चों को कुछ एडिशनल ईयर्स हम लोग लाइफ में दें। बिकॉज देखिए ऐसा है कि आने वाला डिकेड है उसमें हम काफी होपफुल है कि कुछ नए ट्रीटमेंट आएंगे और जो है डीएमडी को जो प्रॉब्लम्स है, वीकनेस है, उसे दूर करेंगे। तो बिफोर दैट वी वांट कि बच्चा तब तक सर्वाइव करे, है ना। तो दैट्स व्हाई वी वांट कि अर्ली डायग्नोसिस हो हार्ट का और उसे ट्रीटमेंट शुरू कर दे। सो ये सब चीजें हैं हार्ट के साइड से। आप कभी भी आ सकते हैं हमारे पास और हार्ट के रिगार्डिंग वी विल गाइड यू पीपल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर सागर। एंड आई थिंक डॉक्टर सागर ने बहुत ही संक्षेप में और बहुत अच्छे तरीके से ये बात हमको समझाई है कि किस तरह से हमारा ध्यान कई बार बाहरी मसल्स के ऊपर रहता है और हम दिल के मसल्स की तरफ ध्यान रखने की जरूरत है। ये बात शायद भूल जाते हैं या कहीं वो पिछड़ जाती है वो बात। तो दिल का प्रॉब्लम या दिल के मसल्स की कमजोरी कैसे हम पहचान सकते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने जो बताई है कि फीमेल कैरियर्स के बारे में हम ना भूलें और उनका भी ध्यान रखें। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर सागर। दोस्तों, दिल की धड़कनें अगर जिंदगी की बीट्स हैं तो उनमें सुरों का रंग भरने का जो काम है वो सांस करती है। तो सांसों की जरूरत भी हमारे लिए उतनी ही है। और जिस तरह से दिल दिन रात काम करता है, सांस लेने की प्रक्रिया भी अत्यंत जीवनावश्यक है और साथ ही में निरंतर चलती रहती है और चलती रहनी चाहिए भी। तो सांस की तकलीफ ना हो, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स ना हो, इसके लिए हम क्या क्या बातें ध्यान रख सकते हैं, इस विषय पर बात करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर सत्यजीत साहू को, जो एम्स नागपुर में पल्मोनोलॉजिस्ट के तौर पे ज्वाइन हुए हैं।
Dr. Satyajit, please start sharing your screen. थैंक यू डॉक्टर आकाश सर। सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। आज का जो टॉपिक है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के ऊपर, डिशंस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो हम लोग का उद्देश्य ये रहेगा कि इस बीमारी की वजह से हमारे फेफड़ों में, रेस्पिरेटरी लंग्स में क्या रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंसेस होते हैं, उस वजह से बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होते हैं और ये बीमारी कैसे लंग्स को अफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट चीज है कि हमें ये जानना क्यों जरूरी है। ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट्स में रेस्पिरेटरी फेलियर और कार्डियक फेलियर डेथ के लिए कॉज होते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग प्रॉपर डिजीज पे आए, पहले हम लोग थोड़ा हमारे लंग्स के बारे में जान ले कि कैसे सांस जाता है और कैसे मसल्स काम करते हैं। तो स्क्रीन के बाएं तरफ आप देख सकते हैं कि हमारे इंस्पिरेशन वाले मसल्स हैं। इंस्पिरेशन मतलब सांस अंदर लेने के लिए जो हम लोग जो मसल्स काम करते हैं। तो मेन जो मसल काम करता है वो होता है डायफ्राम। डायफ्राम एक मसल होता है जो हमारे चेस्ट और एब्डोमेन को अलग करता है। तो ये मसल सबसे जरूरी मसल होता है जो हमारे सांस लेने में काम करता है। इसके साथ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो कि हमारे रिब्स के अंदर मसल्स होते हैं वो हेल्प करता है। और कुछ गर्दन में कुछ मसल्स होते हैं जैसे कि स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड और स्केलिनी मसल्स, जो कि जब ज्यादा जरूरत पड़ता है सांस लेने के लिए तो तब वो हमें सांस लेने में मदद करते हैं। अब ये वह सांस लेने के बारे में। जब हम सांस छोड़ते हैं बाहर तो नॉर्मली वो एक पैसिव प्रोसेस होता है। मतलब अगर आप एक रबर बैंड को अगर आप ले लो तो रबर बैंड को आप जब खींचते हो तो आपको एनर्जी यूज करना पड़ता है, लेकिन अगर आप उसको छोड़ देते हो तो ऑटोमेटिकली वो कोलैप्स कर जाता है। उसी तरह से लंग्स भी वैसे ही काम करता है। लंग्स के एक्सपिरेशन के लिए, सिकुड़ने के लिए हमें कोई मसल्स का यूज करना नहीं पड़ता है, वो एक पैसिव प्रोसेस होता है। हाँ, जब हम जोर से सांस छोड़ते हैं बाहर तब कुछ मसल्स हमारे काम में आते हैं और वो मसल्स यूजुअली होते हैं पेट के मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स जिसे हम बोलते हैं, और एक जो रिब के अंदर होते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये सब मसल्स बहुत जरूरी हैं क्योंकि ये सब मसल्स हमारे मस्कुलर डिस्ट्रोफी बीमारी में धीरे धीरे इफेक्ट होते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं, जैसे कि आप भी खुद भी कर सकते हैं, जब आप सांस अंदर लेते हैं तो आपकी जो चेस्ट होती है वो फूलती है बाहर, और इसके साथ जो डायफ्राम होता है, जो मैंने बोला एक मसल होता है जो कि हमारे चेस्ट और एब्डोमेन को जो अलग करता है, वो भी नीचे जाता है। तो पूरा जो हमारा थोरैक्स होता है, पूरा जो चेस्ट होता है वो फूलता है, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो ये वापस अंदर की तरफ सिकुड़ता है और डायफ्राम भी ऊपर जाता है, जिसकी वजह से सांस बाहर जाती है। तो ये सब हम लोग जो हमारे लंग्स है, बेसिकली ये सब इतना सब कुछ क्यों होता है? दो चीज होते हैं। एक काम है जो मेन काम होता है लंग्स का, एक है बॉडी में ऑक्सीजन देना, सेकंड है जो खराब गैस है जो कि जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं उसको बाहर निकालना। तो ऑक्सीजन जब देता है हम उसे ऑक्सीजनेशन बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने को हम लोग वेंटिलेशन बोलते हैं। अब हम लोग हमारा जो टॉपिक है आज का मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, उसके ऊपर हम लोग आते हैं। तो जैसे आप सबको ही ये मालूम है कि जब पहले स्टार्ट होता है बीमारी तो पहले लोअर लिम्ब मसल्स यानी कि पैरों की तरफ से शुरू होता है, फिर शोल्डर मसल्स, डिस्टल लिम्ब मसल्स, और फिर अंत में रेस्पिरेटरी मसल्स यानी फेफड़ों के मसल्स यूजुअली अफेक्ट होते हैं। और अगर देखा जाए, अगर ज्यादा कुछ ट्रीटमेंट ना किया जाए तो 10-11 उम्र के आसपास, जब 10-11 साल के होते हैं तब वो यूजुअली व्हील चेयर पे आ जाते हैं, और धीरे धीरे फिर उनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होने लगती है जिसे हम स्पोलियोसिस बोलते हैं, और उसके साथ सांस लेने में भी तकलीफ होती है। जब सांस लेने में तकलीफ होती है तो क्या होता है, पेशेंट एक्चुअली हमारा बॉडी ऐसे बना है कि हमें कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर लेना है। सपोज आप पकड़ लीजिए 500 ml या 400 ml का हवा में अंदर लेना होता है। जब हमारे मसल्स कमजोर हो जाते हैं तो हम उतना अमाउंट का एयर अंदर नहीं ले पाते हैं। तो जब उतना अमाउंट का एयर नहीं ले पाते हैं, हमारा बॉडी उसे सेंस करता है, और जब वो सेंस करता है कि जितना हमें लेना चाहिए वो नहीं ले पा रहा है, तो हमारे मिनट में जितने बार हमें सांस लेना चाहिए वो अपने आप बढ़ने लगता है। तो इसे हम बोलते हैं रैपिड शैलो ब्रीदिंग।
यानी सांस गहरा नहीं होता है, हल्का हल्का सांस होता है और नंबर बढ़ जाती है। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं एक पिक्चर में कि ये जो छोटे छोटे पहाड़ हुए हैं ये सब है नॉर्मल सांस, और फिर जब हम एक डीप लंबा सांस लेते हैं, नॉर्मल पेशेंट नॉर्मल जो होते हैं तो एक लंबा बड़ा सा सांस आता है। लेकिन ये सेम चीज जब मस्कुलर डिस्ट्रोफी में होता है तो देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे पहाड़ थे ये और छोटे छोटे हो गए और ज्यादा करीब आ गए हैं। तो इसी वजह से हमारा जो जितना एयर डिलीवर होना चाहिए, जितना एयर पहुंचना चाहिए लंग्स में, वो पहुंच नहीं पाता है और धीरे धीरे प्रॉब्लम्स शुरू होने लगती हैं। वैसे आगे देखा जाए तो डीएमडी जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जमना बॉडी में इतना कॉमनली नहीं होता है, यूजुअली ये थोड़ा लेट में होता है। कब होता है? जब हमारा डायफ्राम इफेक्ट होता है। तो क्योंकि हमारे मस्कुलर डिस्ट्रोफी इस वाले बीमारी में डायफ्राम बहुत लेट में इन्वॉल्व होता है, इसलिए यूजुअली कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में इतना जमा नहीं होता है। और एक चीज जो हमें ध्यान में रखना होगा कि सोने के वक्त जब हम सोते हैं तो हमारे सभी मांसपेशियां ज्यादा रिलैक्स कर जाती हैं, इवन डायफ्राम में। तो तब हो सकता है कि पेशेंट्स को रात के टाइम में हमारे ऑक्सीजन ज्यादा कम हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए। तो हमें इस चीज के बारे में भी थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा कि रात में पेशेंट कैसे सांस लेता है, उसकी मूवमेंट कैसे है, तो वो सब पे भी हम थोड़ा बहुत बात करेंगे। तो लास्ट में क्या होता है पेशेंट्स के जो लंग्स होते हैं वो अच्छे से फूल नहीं पाते क्योंकि ऑक्सीजन आ नहीं पाता है, मसल्स वीक हो जाते हैं। तो जितने ऑक्सीजन आना चाहिए उससे बहुत कम आता है। पेशेंट खांस नहीं पाता है, जो अपने अंदर में उसके जो सिक्रेशंस रहते हैं, जो अंदर बलगम रह जाता है, तो वो बाहर निकाल नहीं पाता है, वो अंदर रह के ज्यादा इन्फेक्शन करता है। ऑक्सीजन कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, रात के टाइम में ज्यादा प्रॉब्लम होता है। सोने के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ सकता है, सोने के वक्त भी ब्रीदिंग के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और लास्ट में हम जिसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर, वो भी हो सकता है। तो अगर संक्षेप में सब कुछ देखा जाए तो 3 टाइप के मसल्स हमारे लंग्स के लिए जरूरी है, जो कि लंग्स में किसी ना किसी तरीके से इफेक्ट डालता है। एक है जो कमर या कि पीछे पीठ के मसल्स, जो कि अगर कमजोर हो जाते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, जिसे हम स्कोलियोसिस बोलते हैं, और हमारा चेस्ट वॉल जो है वो इतना फूल नहीं पाता है। सेकंड, जो रेस्पिरेटरी मसल्स, जैसे मैंने बोला कि सांस लेने के लिए जो हमें मसल्स चाहिए, अगर वो सब कमजोर हो जाते हैं तो ऑक्सीजन कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगता है, तो हमारा लंग जो जितना फूलना चाहिए वो नहीं फूल पाता है। और तीसरे टाइप के मसल्स, जैसे गले में जो मसल्स रहते हैं, अगर वो कमजोर हो जाते हैं तो खाना जो खाते हैं वो अगर वो हो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, लंग्स के अंदर चला जाता है। अगर लंग्स के अंदर चले जाता है तो उसके वजह से इन्फेक्शन होता है, और एक बार अगर इन्फेक्शन हो गया तो फिर इन्फेक्शन के जब कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि वो हील करता है, तब उसके वजह से लंग्स में घाव रह जाते हैं, जिसे हम फाइब्रोसिस बोलते हैं, दाग रह जाते हैं। तो ये जो फाइब्रोसिस होते हैं फिर लॉन्ग टर्म में ये हमारे लंग्स को और भी वीक करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमें लंग्स को कैसे प्रॉपर रखना है, कैसे मालूम पहले पता चलेगा कि हाँ मेरे बच्चे को इतना दिक्कत होने का चांसेस ज्यादा है। बहुत टाइम क्या होता है कि ये मालूम जब होता है कि ऑलरेडी लंग्स के मसल, जो रेस्पिरेटरी मसल से ये कमजोर हो गए हैं, तब तक बहुत देर हो जाता है। तो हमें उससे पहले हमें हमेशा आइडिया रखना होता है कि पेशेंट का लंग का मसल अभी इन्वॉल्व होना शुरू हुआ है। तो ये हम कर सकते हैं, आप घर में रहते हुए आप हमेशा ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चे को कि वो कैसे सांस ले रहा है, कैसे खांस रहा है, कितना खांस पा रहा है, ये सब आप खुद कर सकते हैं। जब आपको दिखता है कोई रेड फ्लैग साइन, यानी कि हाँ कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, तब आप हमारे पास ला सकते हैं। हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं उसके लंग्स के कितने वो वॉल्यूम ले रहा है, कितना बाहर छोड़ रहा है, हम ये सब माप सकते हैं। उसके रेस्पिरेटरी मसल्स, यानी जो लंग के मसल्स है जो सांस लेने में हेल्प करते हैं, वो कितने स्ट्रांग है, वो कितना अंदर ले पा रहे हैं, वो कितने कमजोर हुए हैं, वो हम मेजर कर सकते हैं। और सोने के टाइम में अगर उसकी कमजोरियां हो रही हैं, अगर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो भी हम उसे यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। तो जो कॉमन चीज है, सबसे पहले कॉमन चीज जो घर में आप लोगों को करना है वो है रेस्पिरेटरी रेट घर में देखना है। रेस्पिरेटरी रेट आपको कैसे देखना है,
आप हमेशा एक बात ध्यान में रखिए कि पेशेंट का बच्चे का जब भी आप रेस्पिरेटरी रेट देखते हैं तो बच्चे को मालूम नहीं होना चाहिए कि आप ये चीज देख रहे हैं। रेस्पिरेटरी रेट मतलब 1 मिनट में वो कितनी बार सांसें लेता है। तो आप ये कर सकते हैं कि पेशेंट का हाथ पकड़ के उसे कहीं दूसरे बात में बिजी रख के, दूसरे कुछ में बिजी रख के आप उसके चेस्ट काउंटिंग कर सकते हैं कि ये जो चेस्ट है कितने बार ऊपर नीचे हो रहा है। अगर आप देखते हैं कि पहले 12-14 ऐसा था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में 20 हो गया है, 22 हो गया है, 24 हो गया है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको हॉस्पिटल ले आना चाहिए। दूसरी बात है नेजल फ्लेयरिंग। नेजल फ्लेयरिंग मतलब ये फोटो में आप देख सकते हैं कि बच्चा जब जोर से सांस लेने की कोशिश करता है तो उसके नाक के जो मसल्स होते हैं वो फूल जाते हैं, तो इसे हम नेजल फ्लेयरिंग बोलते हैं। अगर ऐसा बच्चा करना शुरू कर देता है तो भी आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल ले आना है। तीसरे होते हैं जो एक्सेसरी मसल्स, मैंने आपको बोले थे सांस लेने के गर्दन में जो होते हैं। आप बाएं तरफ देख सकते हैं कि बाएं तरफ के जो है फोटो, उसमें वो गर्दन के मसल्स बहुत प्रोमिनेंट हो गए हैं। ये वाले आप देख सकते हैं मसल्स, ये सब प्रोमिनेंट हो गए, बहुत क्लियरली मालूम चल रहे हैं कि ये मसल्स है और काम कर रहे हैं। लेकिन इस फोटो में आप देखिए इतने क्लियर नहीं है। तो एक बार ये मसल्स मालूम पड़ जाते हैं कि ये आप बच्चे में कि ये ऐसे प्रोमिनेंट हो गए हैं, तो भी आपको मालूम एक अंदाजा हो सकता है कि बच्चा जोर से और गहरा गहरा सांस लेने का कोशिश कर रहा है। ये है और एक चीज जिसको हम इंटरकोस्टल सक्शन बोलते हैं। आप दाएं तरफ देख सकते हैं ये है सांस छोड़ने के टाइम में, और बाएं तरफ देख सकते हैं जब वो सांस ले रहा है। जब सांस ले रहा है, जो रीढ़ की हड्डी, जो हमारे रिब केज है, जो चेस्ट में है जो हड्डियां, उसके बीच के मसल्स अंदर की तरफ जा रहे हैं, जो कि नॉर्मली होता नहीं है। तो ये सब कुछ साइंस है जो कि आपको घर में रहते हुए देखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो मैंने बोला था कि सोने के वक्त भी हमें केयरफुल रहना चाहिए। और एक उसके साथ और एक चीज है कि जब भी हम सांस लेते हैं, इवन अगर अभी भी आप देखो, अगर आप खुद से सांस लेने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि आपकी जो चेस्ट कैविटी है वो भी बाहर निकलती है और जो पेट है वो भी बाहर निकलता है ना। और जब सांस छोड़ते हैं अंदर जाता है। तो ये एक नॉर्मल चीज होता है जो कि हम ऊपर वाले पिक्चर में देख सकते हैं, दोनों ही ऊपर जा रहे हैं, बाहर की तरफ निकल रहे हैं। लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट्स में कभी कभी क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट नहीं करता है, डिसिंक्रोनी करता है, जिसे हम पैराडॉक्स बोलते हैं। मतलब एक बाहर की तरफ जाता है, दूसरे अंदर की तरफ जाता है। तो ये भी एक इशारा है कि नहीं, बच्चे का मसल्स धीरे धीरे अफेक्ट होना शुरू हो गया, रेस्पिरेटरी मसल्स अफेक्ट होना शुरू हो गया। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। सोने के वक्त अगर आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा खर्राटे लेता है, रात में बार बार उसके नींद टूट जाता है, अगर सवेरे उठने के बाद वो हमेशा बोलता है कि मुझे थकावट लग रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, नींद मेरा अच्छा नहीं गया, अभी भी सर दर्द कर रहा है, अगर पढ़ाई के टाइम बार बार सो जाता है, बैठ के आप लोग सब बात कर रहे हैं घर में और वो सो जाता है, अगर ये सब तकलीफ है तो मतलब उसके रात में जो नींद हो रही है वो पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो पा रही है। और कंप्लीट नहीं होने के लिए यही एक रीजन है कि शायद हमारे जो मसल्स हैं वो बहुत कमजोर हो गए। तो ये चीज भी आपको रेगुलरली चेक करना है कि बच्चे का ये सब कहीं तकलीफ है या नहीं। अगर ये सब तकलीफ है तो एक स्लीप स्टडी होता है जिसे हम पॉलीसोमनोग्राफी कहते हैं, जहाँ पे बच्चे को यहाँ पे रखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है एक रात के लिए कि बच्चे का ऑक्सीजन लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल सोने के टाइम में कैसा रह रहा है। उसी हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट एडवाइस कर सकते हैं। नेक्स्ट है एयरवे क्लियरेंस। एयरवे क्लियरेंस यानी आपको पेशेंट को, बच्चे को देखना पड़ेगा कि बच्चा खांस पा रहा है कि नहीं। हमेशा कोशिश हमें यही करना है कि उसके जो फेफड़े हैं, जो अंदर का जो एयरवेज है, वो सब क्लियर रहे, उसके अंदर कोई सिक्रेशंस ना रहे। तो उसके लिए आप एक कफ पीक फ्लो टेस्ट कर सकते हैं, या तो फिर घर में एक नॉर्मल पल्स ऑक्सीमीटर भी रख सकते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर से दो आपको हेल्प हो जाएंगे, एक सैचुरेशन, बॉडी में कितना ऑक्सीजन है वो मालूम चल जाएगा। अगर वो ड्रॉप करता है तो आपको पहले से आइडिया हो जाएगा कि नहीं, शायद उसके एयरवेज में जो नलियां हैं, सांस की नलियां हैं, उसके अंदर शायद कुछ जमा हुआ है, सिक्रेशंस है या बलगम है, कफ है, जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीजनेशन प्रॉपर हो नहीं पा रही है। नेक्स्ट वेट। हमेशा यही ध्यान में रखना है, ना तो
ज्यादा अच्छा है, ना तो बहुत कम अच्छा है। हमेशा एक आइडियल बॉडी वेट उसका मेंटेन करना है। अगर ज्यादा वेट हो जाता है, अगर वो बच्चा मोटा हो जाता है ज्यादा, अगर ज्यादा उसकी गर्दन की मसल्स ज्यादा बल्कि हो जाती हैं, तो उससे फिर दूसरी एक स्लीप बीमारी के भी चांसेस हो सकते हैं, जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। क्योंकि वो फिर ज्यादा प्रेशर डालेंगे हमारे विंड पाइप के ऊपर और फिर उसे ज्यादा कंप्रेस करेंगे। तो इसीलिए हमेशा खाने का जो है वेट, हमें उसे आइडियल बॉडी वेट ही रखना है। नेक्स्ट सबसे जरूरी चीज, हमें कब विजिट करना है डॉक्टर्स को। तो हमेशा याद रखिए कि जितना जल्दी हो सके हमें बच्चे का एक पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग करना है, जिससे हम लंग वॉल्यूम्स का बारे में एक आइडिया रख सकें। इससे दो फायदे होते हैं। एक कि हमें उसके बेसलाइन वैल्यूज मालूम होते हैं, यानी जब बच्चे का सांस का कोई तकलीफ नहीं था तब उसके लंग्स कितने काम करते थे, हमें वो आइडिया होता है। सेकंड है कि ये जो टेस्टिंग होता है ये इतना आसान टेस्टिंग नहीं होता है, इसके लिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस चाहिए होता है। अगर वो 4 बार 5 बार पहले से उसने किया होगा तो वो आसानी से वो उसे कर पाएगा जब सही में हमको ज्यादा उसका जरूरत होगा। तो जैसे ही जितना जल्दी हो सके हमें एक लंग फंक्शन टेस्ट करा लेना चाहिए। सेकंड, अगर उसके बाद पेशेंट का जब भी एज 12 इयर्स 12 साल तक पहुंचता है, या फिर अगर व्हील चेयर में है, या तो हमने लंग फंक्शन में देखा कि उसकी जो लंग कैपेसिटी है वो 80% से कम जा रही है नॉर्मल से, तो तब हमें साल में 2 बार डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। अगर आजकल जैसे कि अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स शुरू हो गए, अगर आपके बच्चे को ऑलरेडी उन्होंने कोई डिवाइस दिया है, जैसे कि बाईपैप मशीन हो, सीपैप मशीन हो, ऑलरेडी वेंटिलेटर पे है, तो उसके लिए आपको हर 3 से 6 महीने में आके डॉक्टर्स को दिखाना है। वैसे ही अगर सांस लेने की जो तकलीफ है, अगर सोने के टाइम में आप देख रहे हैं कि ज्यादा हो तकलीफ है, या फिर आप देख रहे हैं कि सवेरे उठने के टाइम में वो बोल रहा है कि रात में नींद ठीक से नहीं हुआ, दिन में वो ज्यादा सो रहा है, तो फिर हमको साल में एक बार उसकी पॉलीसोनोग्राफी भी करनी पड़ती है। इसी के साथ सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है न्यूमोकोकल वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जो हमें हर बार लेना पड़ेगा, हर साल में। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन तो लेना पड़ेगा, न्यूमोकोकल एक बार लेने से फिर सेकंड उसका बूस्टर डोज बाद में देना पड़ता है। तो ये सब है जिससे कि आपको मालूम चल जाएगा कि बच्चे में कब आपको पहले एक्टिव होके हॉस्पिटल लाना है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच डॉक्टर सत्यजीत। एंड आपने बहुत अच्छी तरह से छोटी छोटी बातें कवर की हैं, छोटी छोटी टिप्स दिए हैं। कई बार ये होता है, ये हम सबकी ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम बड़ी बड़ी और ग्लैमरस चीजों के पीछे भागते रहते हैं या उनकी राह देखते हैं, और जो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे टिप्स हैं, वो कई बार हम नजरअंदाज करते हैं। ये छोटी छोटी, हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बूंद बूंद मिलके ही सागर बनता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों से ही क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी थोड़ी इंप्रूव होगी। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर सत्यजीत। थैंक यू। हम ये कोई भी प्रॉब्लम जब होता है, तो वो प्रॉब्लम जब उस प्रॉब्लम की वजह से जब हमारे डे टू डे फंक्शंस या डे टू डे एक्टिविटीज लिमिट होने लगती है, तब वो डिसेबिलिटी बनता है। तो प्रॉब्लम बढ़ के डिसेबिलिटी ना बन जाए, इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम हमारा डे टू डे लाइफ, डे टू डे फंक्शन, डे टू डे एक्टिविटीज जो है उसमें लिमिटेशन या रेस्ट्रिक्शन ना आए, इसका ध्यान रखें। और अगर लिमिटेशन या रेस्ट्रिक्शन आ रहा हो तो उसको उपचार करके कम से कम मात्रा तक सीमित रखें। तो इस विषय पे भाष्य करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर हर्षानंद पोपलवार को, जो फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन के एक्सपर्ट हैं। He has just joined AIIMS Nagpur. Dr. Harshanand, please start sharing your screen. Medicine and rehabilitation, as you know, discusses the role of physiotherapy, exercises, and everything that can be done physically to a patient. और इस तरह से फिजिकल तरीकों से कैसे हम लिमिटेशंस को कम से कम कर सकते हैं, इस बारे में डॉक्टर हर्षानंद बोले। सभी अभिभावकों, पेरेंट्स एवं बच्चों को मेरा नमस्कार। आज के इस वेबिनार लेक्चर में रिहैबिलिटेशन मैनेजमेंट सॉल्यूशंस इन ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, यानी कि पुनर्वास चिकित्सा इलाज के डीएमडी के बच्चों में किए जाने वाले उपाय, इस विषय में मैं आपसे वार्तालाप करूंगा। मेरा नाम डॉक्टर हर्षानंद पोपलवार है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन में, एम्स नागपुर में। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि जहाँ पे मेडिकल क्योर या में लिमिटेशंस होती है, ट्रीटमेंट कम
नहीं होता है, उस समय पुनर्वास इलाज ही एकमात्र चारा है जिससे हम मरीज की जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं। तो व्हाट इज अ रिहैबिलिटेशन, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जागतिक आरोग्य संगठन, उसके मुताबिक, ये मैंने हिंदी में स्वर अनुवाद करने की कोशिश की है, पुनर्वास यानी विविध उपाय जो दिव्यांग व्यक्तियों को अपनी दिव्यांगता के साथ कामकाज को प्राप्त करने और अपनी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता बनाए रखने के लिए सहायता करते हैं। यह उपाय उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए मदद करते हैं ताकि वे अपने घर में, अपने समुदाय में, शिक्षा, रोजगार और नागरिक जीवन में पूर्ण रूप से भाग ले सके। दोस्तों, ये पुनर्वास इलाज कौन करता है? जैसे आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट यानी भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास विशेषज्ञ। यह एक भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास एक मॉडर्न मेडिसिन यानी कि एलोपैथिक मेडिसिन, एलोपैथिक चिकित्सा की एक नई इकाई है जिसमें एमबीबीएस के बाद एमडी डॉक्टर्स रिहैबिलिटेशन का इलाज निर्धारित करते हैं। तो ये किस तरह से काम होता है, हाउ डज इट वर्क्स? तो बेसिकली एक टीम अप्रोच होता है और टीम के अंदर बहुत सारे पैरामेडिकल यूनिट्स होते हैं, जैसे कि फिजिकल थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ऑर्थोटिस्ट, मेडिकल सोशल वर्कर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डाइटिशियन, वोकेशनल काउंसलर इत्यादि। तो ये पूरी एज ए टीम, और रिहैबिलिटेशन का जो मेन ट्रीटमेंट होता है पीएमआर स्पेशलिस्ट डिसाइड करते हैं, और इस यूनिट के बाकी टीम मेंबर्स पूरी रिहैबिलिटेशन की हर एक अंग को एड्रेस करते हैं, उसका इलाज करते हैं। तो जैसे अभी हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, कॉम्प्लिकेशंस इन डीएमडी, यानी डीएमडी के बच्चों में क्या क्या दिक्कतें होती हैं। जैसा अभी पुराने लेक्चर्स में आपने देखा, कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसके बारे में आपको बहुत विस्तार से बताया गया। नाउ न्यूरोमस्कुलर कॉम्प्लिकेशन यानी मांसपेशियों की दिक्कतें और रोजमर्रा के कामों में होने वाले डिफिकल्टीज, इसके बारे में मैं थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करूंगा। इसके अलावा न्यूट्रिशनल कॉम्प्लिकेशंस, साइकोसोशल कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी मैं कुछ बात करूंगा आपसे। तो जैसे आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, रिहैबिलिटेशन मैनेजमेंट का प्लान हम डीएमडी के बच्चों की अलग अलग स्थिति को देखते हुए प्लान करते हैं, या उसकी डिसीज की सिवियरिटी यानी किस स्टेज में डिसीज है उसके हिसाब से रिहैबिलिटेशन ट्रीटमेंट प्लान होता है। जैसे कि अभी आपने देखा, लेवल 1 में बच्चा आपका रिसेंटली डायग्नोस हुआ है और उसमें एज सच कोई रिसेंट मैनिफेस्टेशंस या कमजोरी नहीं हुई है। दूसरा है लेवल 2, जिसमें थोड़ा सा आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा मांसपेशियों में कमजोरी है और उसमें बच्चों की चलने की क्षमता में थोड़ा सा दिक्कत आई है। तीसरे में असिस्टिव डिवाइसेस, सपोर्टिव डिवाइसेस से बच्चा चल रहा हो। चौथे एवं 5वें स्टेज में बच्चा व्हीलचेयर पे आया हो। ये एम्बुलेशन फंक्शन क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर डीएमडी, इसके हिसाब से हम एक एक से रिहैबिलिटेशन ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करते हैं। तो जैसे मैनेजमेंट इन लेवल 1, जिस तरह से लेवल 1 में आप देख पा रहे हैं, वॉक्स विद नॉर्मल स्पीड एंड पोस्चर, इस चीज में डेली सब मैक्सिमल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आपको 15 से 20 मिनट करनी है। सब मैक्सिमल मतलब बच्चे की जितनी कैपेसिटी है उससे कम। ये इसलिए जरूरी है कि अगर आप पूरी तरह से 100% एक्सरसाइजेस करेंगे तो मांसपेशियां पहले से ही कमजोर होती है, वो जल्दी थक जाएंगी, जल्दी फटीग आ जाएगा। दूसरा है डेली रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। इसमें आप हाथ और पैरों की जो जॉइंट्स होते हैं उसमें रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस आपको करानी है। तीसरा है साइकिलिंग। अगर आपका बच्चा अलाउ करता है, अगर आपको कोऑपरेट करता है, तो आप डेली साइकिलिंग एवं स्विमिंग भी कर सकते हैं। स्विमिंग इसलिए जरूरी होती है कि पानी के अंदर की जो वाटर बॉयंसी होती है, उसमें पानी के अंदर शरीर का वजन थोड़ा सा कम होता है, तो एक्सरसाइजेस करने में थोड़ी सी आसानी होती है। लेकिन इसमें यही है कि एडिक्वेट प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखना है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस 5 से 10 मिनट। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में के बारे में मैं विस्तार से आने वाले स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। तो ये सब चीजें एक डायरी में आपने मेंशन करनी है, और ये डायरी के संदर्भ में भी और भी चीजें इंक्लूड करनी है आपने, इसके बारे में भी मैं अंत में बताऊंगा। इसमें आपको एक ध्यान रखना है कि बच्चे का जो चलन है, बच्चे की जो चाल है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बच्चा बार बार तो नहीं गिर रहा है, इसके लिए आपको ध्यान से मॉनिटर करना है। हर 6 मंथ में 1 ईयर में अलग अलग गाइडलाइंस अलग अलग ये करते हैं, बट पर्सनली मुझे लगता है कि हर 6 महीने में आपको आपके फिजिशियन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दूसरा है मैनेजमेंट इन लेवल 2। इसमें है कुछ जो जितनी भी लेवल 1 में कसरतें बताई गई है उसको आपको ध्यान से करना है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक चीजों में आपको एड्रेस करना है। जैसे आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, एक गैस्ट्रोक्निमिसन सोलियस नाम की एक मांसपेशी होती है जो काफी जल्दी से अपना होती है। जैसे आप इस तरह से लेवल 2 के राइट साइड के चित्र में देख पा रहे हैं, बच्चा पंजे के ऊपर चल रहा है, तो इसके लिए गैस्ट्रोक्निमियस की स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रैक्चर प्रिवेंशन
बहुत जरूरी है। इसमें इस तरह से चित्र में देख पा रहे हैं, बच्चा एक दुपट्टा आगे पंजों के सामने रखते हुए खींच सकता है, इस तरह से भी कसरत कर सकता है, या फिर अभिभावक या पेरेंट्स गैस्ट्रोटोमी स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। इसके बावजूद भी दिक्कत होती है तो आप AFO यानी एंकल फुट ऑर्थोसिस एवं नी एंकल फुट ऑर्थोसिस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये बाई तरफ AFO है और दाईं तरफ KFO है। बहुत एक महत्वपूर्ण चीज है, डेली प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग फॉर 20 to 30 मिनट्स। लेवल 2 ऑनवर्ड्स के बच्चों में गैस्ट्रोमेनियस और हैमस्ट्रिंग की जो स्ट्रेचिंग होती है, तो फिजियोलॉजिकल बॉडी का वेट पकड़ते हुए आप उसको स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। दूसरा, ये स्टैंडिंग इसलिए भी जरूरी है ताकि आपको प्रोफाइलैक्सिस, ऑर्थोजेटिक हाइपोटेंशन और जैसे इस तरह की बाकी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। ये जैसे आप फर्स्ट इमेज में देख पा रहे हैं, ये इस तरह का एक सोफिस्टिकेटेड स्टैंडिंग फ्रेम है। अगर आपके पास ये उपलब्ध नहीं है तो आप दूसरे चित्र में देख पा रहे हैं, उसकी तरफ से दीवार के कॉर्नर में सपोर्ट लेते हुए बच्चों को आप 10 से 30 मिनट जरूर खड़ा करें। जैसा मैंने बताया कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं, स्पेशली जैसे सर ने बताया कि डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है पुराने लेक्चर में। तो इसमें आप जैसे पहले चित्र में देख पा रहे हैं, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग बहुत ही सिंपल तरीका होता है। इसमें आप एक हाथ छाती पे रखें और एक हाथ पेट पे, और जैसे आप सांस लेते हैं तो पेट के मांसपेशियों से सांस अंदर खींचना है ऐसे, और मुंह से सांस छोड़ना है। इसमें ये ध्यान रखना है कि सिर्फ पेट के ऊपर का हाथ ऊपर जाए और नीचे आए। इससे क्या होगा, आपका डायफ्राम और मजबूत होगा। अगर बच्चा आपको कोऑपरेट नहीं करता है तो आप एक प्ले थेरेपी इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिसमें आप दूसरे चित्र में देख पा रहे हैं, एक तरह की भिंगरी है, उसमें आपको मुंह से फूकना है, या फिर तीसरा ये फोम बबल्स है, इसमें आप फूक सकते हैं। एक और सिंपल कसरत है बलून फुलाना, ये भी आप अपने बच्चे को करा सकते हैं। इससे क्या होगा कि डायफ्राम और दूसरी इंटरकॉस्टल मांसपेशियां जो होती है उसको मजबूती करने में आसानी होगी, फायदा मिलेगा। रेस्पिरेटरी फंक्शन यानी आपकी छाती की जो मांसपेशियां है, आपके फेफड़े ठीक से काम करें, इसको कितना सही तरीके से काम करें, इसके लिए आप घर बैठे बैठे 2 सिंपल चीजें हैं। सिंपल ब्रेथ होल्ड काउंट और चेस्ट मेजरमेंट। ब्रेथ होल्ड काउंट में क्या करना है, आपके बच्चे ने सांस पकड़नी है और आपको सिर्फ नंबर काउंट करना है। जैसे मैंने सांस पकड़ी और अभिभावक पेरेंट्स ने नंबर काउंट करने, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। जनरली नॉर्मल ब्रेथ होल्ड काउंट होता है 20 से 25 बच्चों में। अगर इससे कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चे को सांस कम पड़ रही है, आपको पल्मोनरी मेडिसिन स्पेशलिस्ट की आवश्यकता है। दूसरा है सिंपल चेस्ट मेजरमेंट। इसमें आपको सिंपल मेजरिंग टेप लेना है निपल की यहाँ पे, और बच्चे को चेस्ट की गर्थ यानी चेस्ट की सर्कमफ्रेंस नापनी है आपको, और बच्चे को बोलना है कि आप जोर से इनहेल करें। तो जो लंग एक्सपांशन होता है जनरली 2 से 4 सेंटीमीटर का होता है। अगर 2 सेंटीमीटर के नीचे है तो इसका मतलब है कि आपके लंग्स एक्सपांड नहीं हो रहे, इसका मतलब है कि आपको पल्मोनरी मेडिसिन की चिकित्सक की आवश्यकता है। मैं देख रहा था बहुत सारे चैटिंग में बहुत सारे अभिभावक पूछ रहे थे कि स्कूलिंग के लिए किस तरह से किया जाए, स्कूलिंग सही से होना चाहिए या नहीं। तो मेरा सुझाव है स्कूलिंग और सोशल पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। डीएमडी के बच्चों में इंटेलिजेंस IQ एकदम नॉर्मल होता है। अगर आप स्कूल टीचर और प्रिंसिपल से थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करें, और आपके घर से लेकर स्कूल तक का जो रास्ता है, अगर आप एम्बुलेशन यानी बच्चा को ट्रांसपोर्टेशन अगर सही से हो पाता है तो मैं स्कूलिंग आप जरूर करें, जब तक आप चाहेंगे तब तक। बेसिक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और पीरियोडिक इवैल्यूएशन ऑफ ECG ये लेवल 2 के बाद बहुत जरूरी है, जैसे सर ने बताया 6 मंथ में या 1 साल में। मैनेजमेंट इन लेवल 3, आप लेवल 3 में आप इस तरह से देख पा रहे हैं, थोड़ा सा प्रोग्रेसिव वीकनेस होता है पैरों में और हाथों में, और बच्चा सिर्फ थोड़े समय तक थोड़े डिस्टेंस तक ही चल पाता है। तो इसके लिए असिस्टिव डिवाइसेस बहुत क्रूशियल होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे आप इस तरह से देख पा रहे हैं, ये व्हील्ड वॉकर है जिसमें आगे चक्के होते हैं, या फिर दूसरा अलग तरह का सिटिंग वॉकर है। तीसरा है ये सिंपल, जैसे गांव में आपने बहुत सारी जगह पे देखा हो, ये लकड़ी के 3 व्हील वॉकर होते हैं, ये भी बहुत ही कारगर साबित होते हैं। इससे आप बच्चों को जरूर चलाएं। रेस्पिरेटरी इवैल्यूएशन आप पीरियडिकली मोर फ्रिक्वेंटली लेवल 3 के बाद जरूर करें, और ग्रेजुअल इंक्लूजन मतलब व्हीलचेयर की सहायता, व्हीलचेयर का यूज इस्तेमाल के लिए आप जरूर थोड़ा सा ये चीज भी ख्याल में रखें। मैनेजमेंट में लेवल 4 में बच्चा अपने आप चल नहीं पाता है, मांसपेशियां काफी ज्यादा कमजोर होती है, लेकिन बच्चा व्हीलचेयर आराम से चला सकता है। जिस तरह से आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, तो जनरली हमारे यहाँ पे बहुत सारे अभिभावक कि मेरा बच्चा व्हीलचेयर पे आ गया तो मतलब मेरा बच्चा अपंग, विकलांग हो गया, दिव्यांग हो गया। तो हमारा इंडिया में स्पेशली माइंडसेट बहुत अलग है। तो जैसे ही अगर आप इस्तेमाल व्हीलचेयर करना चालू करेंगे तो ये व्हीलचेयर आपको मोबिलिटी के लिए बहुत यूजफुल होगा।
इससे आपका जो मोबिलिटी मूवमेंट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। तो आपको बाकायदा व्हीलचेयर को इस्तेमाल करते हुए व्हीलचेयर को एज अ सिंबल ऑफ डिसेबिलिटी या विकलांगता का सिंबल ना दर्शाते हुए उसको आपको रोजमर्रा के कामों में अच्छे से इस्तेमाल करना है। दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा कि स्कोलियोसिस। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि बच्चों में स्कोलियोसिस क्यों होता है और स्कोलियोसिस क्या है। स्कोलियोसिस बेसिकली आप चित्र में देख पा रहे हैं कमर का टेढ़ा होना। तो स्कोलियोसिस इसलिए होता है कि जैसे जैसे डिसीज प्रोग्रेशन होता है रीढ़ की हड्डी की मांसपेशियां जो रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट करती है वो कमजोर हो जाती है। उसके कारण जो हमारे कंधे और सर का जो शरीर का जो वजन का हिस्सा होता है वो उसके कारण वो रीढ़ की हड्डी सीधा ना होने के कारण मांसपेशियां कमजोर होने के कारण वो बेंड होने लगती है। इसमें आप ये दूसरा जो चित्र है इसमें एक्सरे है इसमें आप देख पा रहे हैं। तो इसमें यह है कि आपको बोनी इन्वॉल्वमेंट यानी रीढ़ की हड्डी में कोई भी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जो रीढ़ की हड्डियों जो रीढ़ की हड्डियों को सपोर्ट करने वाली मांसपेशियां कमजोर होती है उसके कारण आपकी कमर टेढ़ी होती है। तो इससे नुकसान क्या होता है? नुकसान ये है कि जैसे जैसे एज डिसीज प्रोग्रेस होता है, अगर आपका स्कोलियोसिस ज्यादा कर्व होता है तो आपके फेफड़े दब जाएंगे, फिर आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। तो हम इसको कैसे बचा जा सकता है? कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस है। अगर आपका बच्चा लेवल 1 लेवल 2 में है और स्कोलियोसिस ऑनसेट होता है तो ये कैट स्ट्रेच और काउ स्ट्रेच ये सिंपल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अगर लेवल 3 ऑनवर्ड्स है तो ये सिंपल प्रोन लाइन नीचे लेटते हुए ऊपर वाले छाती के हिस्से को ऊपर खींचना, ये दूसरे चित्र में दिखाई हुई कसरत भी कर सकते हैं। अगर प्रोग्रेसिव डिसीज है तो आप ये टॉवल का रोल रखते हुए जो कर्व है उसके नीचे अगेंस्ट टॉवल का रोल रखते हुए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ अगर इसके बावजूद भी अगर दिक्कत होती है तो सिटिंग डिवाइसेस, व्हीलचेयर सीट बैक मॉडिफिकेशंस ये भी बहुत अच्छा सुझाव है। इसमें आप ये व्हीलचेयर में देख पा रहे हैं साइड पैड्स होते हैं, नेक पैड्स होते हैं, तो इससे आपकी कमर सीधी रहने में आसानी होती है। जैसे दूसरे चित्र में कस्टम मोल्डेड और कस्टम मेड चेयर बैग्स जिसमें अडक्टर डिवाइडर भी होता है इस तरह के, या फिर अलग अलग तरह के सिटिंग डिवाइसेस भी आते हैं। इसके बावजूद भी दिक्कत होती है तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी से आपकी जो रीढ़ की हड्डियां उसमें स्क्रू और रॉड में फिक्स करते हुए आपका रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट किया जा सकता है। डीएमडी के बच्चों में सर्जरी जनरली अवॉइड करते हैं क्योंकि उसमें एनेस्थीसिया के कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। दूसरा है चाइल्ड को आप और मोर फंक्शन कैसे करें। ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं, ये मार्केट में अवेलेबल है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। ये इस तरह के बहुत सारे असिस्टिव डिवाइसेस से आप बच्चे के जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे आप यूनिवर्सल कप देख रहे हैं, इसमें आप स्पून, ब्रश सब हैंडल कर सकते हैं, या पेन होल्डर, इसमें आप सिंपली घर में बैठे बैठे आप पेन होल्डरिंग डिवाइस बना सकते हैं, राइटिंग डिवाइस बना सकते हैं, या इस तरह से लॉन्ग हैंडल ब्रश होते हैं, लॉन्ग हैंडल सीजर्स होते हैं, स्पून्स होते हैं, ये इस तरह से एक कप होल्डर है। ये तो अमेजोन ये रूटीन मार्केट में भी आपको आसानी से मिल जाते हैं। ये लॉन्ग हैंडल कीज होती हैं, या अलग तरह के जिपर होते हैं। अगर आपका बच्चा शर्ट या पैंट पहनने में दिक्कत है तो आप वोल्क्रो वाला शर्ट पहनिए जिसमें वोल्क्रो एक दूसरे से आसानी से चिपके। अगर पैंट पहनना है तो नाड़े की जगह आप सिंपल इलास्टिक वाला पैंट भी पहन सकते हैं, इससे पहनने में और निकालने में आसानी होगी। एक रीचर नाम का डिवाइस होता है, अगर आप व्हील चेयर से कोई भी चीज उठानी है तो ये रीचर या अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे आसानी से मिल जाता है, तो ये भी आप ले सकते हैं। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि टॉयलेट मैनेजमेंट किस तरह से करें। तो आप एक सिंपल 1-2 हज़ार या 3,000 रुपये खर्च करते हुए टॉयलेट में मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। जब आप इस चित्र में देख पा रहे हैं टॉयलेट सीट है, इसमें ग्रैब बार्स हैं, वॉश बेसिन थोड़ा डाउन है, नॉन स्किडिंग मैट है, तो ये इस तरह से आप टॉयलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है ट्रांसफर बोर्ड, ये बहुत ही कारगर होता है। इसमें व्हील चेयर से बेड के ऊपर आना, बेड से व्हील चेयर के ऊपर जाना, इस तरह का सिंपल प्लाईवुड बोर्ड होता है, इससे बहुत आसानी से बच्चा अपने आप ट्रांसफर हो सकता है। ये सभी चीज़ों का जो उद्देश्य है कहने का कि आप डीएमडी ग्रसित बच्चा आत्मनिर्भर बने, हर चीज रोजमर्रा की हो उसमें वो खुद अपने आप काम कर पाए, स्पेशली लेवल 4 ऑनवर्ड्स। मैनेजमेंट इन लेवल 5 में बच्चा कंप्लीटली एम्बुलेशन होता है, तो इसमें 2 चीज, मोटराइज व्हीलचेयर भी ले सकते हैं या फिर अटेंडर डिपेंडेंट व्हीलचेयर भी हो सकती है। व्हीलचेयर एक बहुत ही बड़ा साइंस है, अलग तरह के व्हीलचेयर्स मार्केट में उपलब्ध हैं। अगर अटेंडर डिपेंडेंट नहीं चाहिए तो एक सिंपल एक स्ट्रॉ मुंह में रखिए और उस स्ट्रॉ से पूरा व्हीलचेयर बच्चा आपका मॉनिटर कर सकते हैं, आगे जाना, पीछे जाना, लेफ्ट राइट। तो इस तरह के हाई टेक व्हीलचेयर्स भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ रेस्पिरेटरी केयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी केयर में कफ ऑगमेंटेशन टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा साउथ सर ने बताया,
एस्पिरेशन न्यूमोनिया या खाना खाते समय फूड पार्टिकल्स लंग्स फेफड़ों के अंदर जाने का बहुत चांस होता है। तो इसमें कफ ऑगमेंटेशन और जो अंदर का कफ होता है निकलने में भी दिक्कत होती है, तो हम आपको यहाँ पे कफ ऑगमेंटेशन टेक्निक, खफिंग टेक्निक, चेस्ट क्लियरेंस टेक्निक, इस बहुत सारी सिंपल चीज़ों के बारे में बताएंगे ताकि वो ब्रीदिंग इश्यूज ना हो जाए। उसके अलावा आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज कंटिन्यू रखनी है। अगर सांस लेने में दिक्कत होती है तो अलग अलग तरह के असिस्टेड वेंटिलेशन डिवाइसेस एज पर रिक्वायरमेंट होती है, उसके बारे में भी आपको सलाह दी जाएगी। इसके अलावा ROM, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ये भी आपको कंटिन्यूस ध्यान में रखना है। एक स्टैंडिंग व्हीलचेयर एक नया डिवाइस है हमारे इंडिया में, IIT मद्रास और PMR डिपार्टमेंट ऑफ चेन्नई, उन्होंने ये बनाया है। तो स्टैंडिंग व्हीलचेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप बहुत 17 से 18,000 रुपये में मिलता है, ये ऑनलाइन अवेलेबल है। तो इसमें आप आसानी से बच्चों को खड़ा कर सकते हैं और स्टैंडिंग के कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आप प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे ऑर्थोसिटिक हाइपोटेंशन है, ऑस्टियोपोरोसिस है। कई बार व्हीलचेयर में होने के कारण और स्टेरॉइड इंड्यूस्ड ऑस्टियोपोरोसिस, यानी स्टेरॉइड लंबे समय तक होने के कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है, तो उसका भी मेडिकल मैनेजमेंट आपको ठीक तरह से करना चाहिए। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, इसके बारे में मैं बताऊंगा। ओबेसिटी, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज कम होने के कारण DMD के बच्चों में ओबेसिटी यानी ज़्यादा से ज़्यादा फैट अकोमुलेशन का चांस ज़्यादा होता है। इसमें आप डाइटिशियन की सलाह पे आपके डाइट को थोड़ा सा रेगुलराइज कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। डेली इंटेक ऑफ कैलोरीज, कितने प्रोटीन लेनी चाहिए, कितने कार्बोहाइड्रेट लेनी चाहिए, इसके बारे में भी आप डाइटिशियन से सलाह ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और इग्नोर्ड पार्ट होता है DMD की अभिभावक बच्चों में भी साइकोलॉजिकल बिहेवियरल इश्यूज। इसके बारे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, स्पेशली जब बच्चा 10 से 14 साल यानी चाइल्ड से टीनेज में कन्वर्जन होता है, तो बहुत सारे शारीरिक बदलाव होते हैं, हार्मोनल बदलाव होते हैं, फिजिकल ग्रोथ होती है और पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि मेरे बच्चे के साथ किस होगा, मेरे ही बच्चे को ये DMD क्यों हुआ। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। इसके लिए साइकियाट्रिस्ट की रेगुलर सलाह या प्रॉपर काउंसलिंग बहुत ही आवश्यक है। काउंसलिंग के अलावा जैसे DMD के पेरेंट्स ग्रुप है, यानी कुछ पेरेंट्स ने अगर कुछ इश्यूज के लिए कुछ सोल्यूशन निकाला है तो वो शेयर कर सकते हैं। पीर सपोर्ट ग्रुप या पेरेंट सपोर्ट ग्रुप ये इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। तो साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल इश्यूज को एड्रेस करना भी उतना ही जरूरी है जितना मेडिकल मैनेजमेंट और रिहैबिलिटेशन मैनेजमेंट। तो पेरेंट्स के लिए वो घर में क्या कर सकते हैं, तो मेरा पर्सनल सुझाव ये है कि पेरेंट्स, अभिभावक एक डायरी बनाएं और उसमें कुछ चीजें नोट डाउन करें। डायरी डेट वाइज होनी चाहिए, जिसमें प्रोटोकॉल एक्सरसाइजेस कौन सी करनी है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कौन सी करनी है, स्ट्रेंथनिंग कौन सी करनी है, फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस किस तरह से करनी है, स्कोलियोसिस प्रिवेंशन एक्सरसाइजेस किस तरह से करनी है, कितने मिनट तक करनी है, आप एक नोट डाउन करें। इसके अलावा कार्डियक और रेस्पिरेटरी हर 3 या 6 महीने में आप नोट डाउन करें, जैसा मैंने आपको बताया। और नेक्स्ट 6 महीने 1 मंथ बाद, 6 मंथ 6 मंथ या 1 ईयर बाद कब आपको डॉक्टर को मिलना है, उसके लिए डेट शेड्यूल डेट फिक्स करें आप। इस महीने में इस तारीख को मुझे इस डॉक्टर से मिलना है, और इन बिटवीन आप एक पूरे इश्यूज लिख के रखें कि डॉक्टर से क्या डिस्कस करना है, कौन सी इश्यूज को कौन से डॉक्टर को दिखाना है। इस तरह से आप सिंपल डायरी बनाते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं बच्चे का। तो टू समराइज, रिहैब मैनेजमेंट हमेशा आत्मनिर्भर बनाने के लिए और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए होता है, और ये चाइल्ड को आत्मनिर्भर बनने में बहुत अच्छे से मदद करता है। कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल एज वेल एज रिहैब मैनेजमेंट, ये DMD के बच्चों का अधिकार है, इसमें बहुत अच्छे से हम काम कर सकते हैं। हमारे एम्स नागपुर के अलग अलग विभाग, जैसे बच्चों पीडियाट्रिक, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स है, डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन है, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी है, इन सब के साथ मिलते हुए डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, ये जो वाइड गैप है इसको भरने में मदद करेगा, ताकि DMD के बच्चों को एक ही छत में, एक अंडर वन रूफ पूरी तरह से कंप्लीट ट्रीटमेंट मिल पाए। तो एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू पेरेंट्स, आपने मुझे सुना। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर हर्षानंद। एंड इसी के साथ हम आज के सेमिनार की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। 4 लेक्चर्स आपने सुने, और जैसा कि चैट बॉक्स से जाहिर है कि आपके मन में काफी सवाल आए हैं, और हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो इन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और ये बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ सवाल या कुछ चीजें ऐसी होंगी कि जिनके लिए आपको यहाँ पे एम्स नागपुर आके फिजिकली कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। तो आज के सेमिनार से निकले हुए जो प्रश्नोत्तर हैं, इन प्रश्नोत्तर के सेशन को मॉडरेट करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बाल रोग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर उर्मिला चौहान को, और आपकी इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। डॉक्टर उर्मिला प्लीज।
थैंक यू डॉक्टर आकाश। जैसे कि हम चैट बॉक्स में देख रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे अभिभावकों के मन में, लेकिन समय के कम चलते हम उसमें से कुछ ही क्वेश्चन ले पाएंगे। तो जैसे कि मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे सवाल जो है स्टीरॉइड से रिलेटेड है। स्टीरॉइड्स को देने से क्या नुकसान होगा, वेट गेन होगा क्या, या कुछ दिन तक स्टीरॉइड दे के बाद में बंद किया तो चलेगा क्या, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं पेरेंट्स के मन में। मैं चाहूंगी डॉक्टर शिखा जैन मैडम को कि इन सवालों को मैडम प्लीज एड्रेस करेंगे। थैंक यू डॉक्टर उर्मिला। पहले मैं सभी पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो इस प्रोग्राम को अटेंड किए बहुत ही बड़े नंबर में। और जहां तक स्टीरॉइड का सवाल है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि शुरू से ही मैं देख रही हूँ, जो भी मेरा करियर रहा है, कि पेरेंट्स स्टीरॉइड को लेके बड़ा मन में भेद रखते हैं। उनको लगता है कि इसके कारण से कई सारे साइड इफेक्ट होंगे, इससे ऐसा होगा वैसा होगा। जबकि मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप रेगुलर डॉक्टर से मिलते हैं तो आप उनको अपनी समस्याएं बता सकते हैं कि स्टीरॉइड स्टार्ट करने के बाद बच्चे का वजन बढ़ रहा है या आंख में तकलीफ हो रही है। हम उनको मॉनिटर कर सकते हैं, उनके होने से पहले, उनके बढ़ने से पहले ही हम देख सकते हैं कि बच्चे को तकलीफ हो रही है और हम डोज उसका एडजस्ट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल मानूंगी कि स्टीरॉइड के अपने साइड इफेक्ट हैं, लेकिन मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि स्टीरॉइड ही एक ऐसी दवाई है जो कि अभी अवेलेबल है, जिससे डिसीज मॉडिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं, जो कि हम थोड़ा बहुत भी अगर इस बीमारी को बढ़ने से अभी हम रोक सकते हैं तो वो स्टीरॉइड है। और दवाइयां पाइपलाइन में है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कई सारी दवाइयां आ रही हैं। और थोड़ा सा अगर हम अपने बच्चों को अभी सपोर्ट करते हैं तो हम नहीं कह सकते कि फ्यूचर में कितनी जल्दी दवाइयां आ जाएंगी और हम शायद उसका ट्रीटमेंट भी दे सके। तो अभी जो स्टीरॉइड अवेलेबल है, प्लीज उसको दीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसके डोज को हम मॉडिफाई कर सकते हैं और साइड इफेक्ट को भी मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं, हम अपने कार्यक्रम के अंत में है। काफी सारे सवाल हमारे अभिभावकों के मन में अभी भी है, जिनको एड्रेस करने के लिए एम्स नागपुर की टीम हमेशा ही तत्पर रहेंगी। और जैसे डॉक्टर आकाश सर ने बताया है कि कुछ सवाल जो है बहुत ही ज्यादा पर्सनलाइज सवाल है, तो इस प्लेटफॉर्म पे ना डिस्कस करते हुए हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जैसे भी पॉसिबल है कभी भी एम्स नागपुर में एक विजिट आप करेंगे, जो लोग स्पेशली नागपुर से है, तो इन सवालों को हम अच्छी तरह से एड्रेस कर पाएंगे। कार्यक्रम के अंत में बढ़ते हुए मैं डॉक्टर उर्मिला चौहान, एम्स नागपुर के बाल रोग विभाग की ओर से आभार प्रदर्शन प्रकट करना चाहती हूँ। प्रथमतः मैं एम्स नागपुर की माननीय संचालिका डॉक्टर विभा दत्ता मैडम, जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम को आयोजित करने की अनुमति दी, उनके आभार मानना चाहती हूँ। हमारे सभी वक्ता जिन्होंने हमें मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बारे में उपयुक्त जानकारी देके हमें मार्गदर्शन किया है, उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी अभिभावकों का, जिनके लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया था, उन सबका मैं आभार मानते हुए तकनीकी रूप से इस वेबिनार के समाप्त होने की घोषणा करती हूँ। और भविष्य में भी आप सबके साथ जुड़े रह के मस्कुलर डिस्ट्रोफी के हमारे बच्चों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में योगदान देने का हमें आप मौका देंगे, यह आशा रखती हूँ। इसी के साथ यह कार्यक्रम समाप्त होने का मैं ये करती हूँ और धन्यवाद सभी को।